नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयास एंटरटेनमेंट बॉक्स। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो देर किस बात की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहते हैं एक इंसान को जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं, हवा, खाना और पानी। अगर ये 3 चीज़ें ना मिले तो क्या आप जी पाएंगे, वो भी बिल्कुल अकेले? बस ऐसा ही कुछ सिचुएशन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं द मार्शियन मूवी के बारे में। ये एक 2015 की ऑस्कर नॉमिनेटेड साई-फाई मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 8। इस कहानी की शुरुआत होती है मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर, जहां नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन पर हैं एरिस 3 के साइट पर। आज उनके मिशन का 18वां दिन है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपने रिसर्च पर काम कर रहे होते हैं। उनमें से होते हैं एक मार्क वॉटनी, जो इस कहानी के मुख्य कलाकार हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ देर बाद उन्हें नासा की तरफ से एक चेतावनी मिलती है कि एक भयंकर तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत सब मिलकर मिशन को रद्द करने का फैसला लेते हैं और अपने MAV यानी कि मास एसेंट व्हीकल की तरफ चले जाते हैं। सब पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्क वॉटनी नहीं पहुंच पाते। हवा में उड़कर एक ऑब्जेक्ट मार्क से टकरा जाता है, जिसकी वजह से मार्क के स्पेस सूट में लगा हुआ बायो मॉनिटर खराब हो जाता है और सिग्नल भी बंद हो जाता है। मेलिसा, जो इस मिशन की कमांडर हैं, मार्क को आखिर तक ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं मिलते और सबको लगता है कि मार्क अब जिंदा नहीं रहे। सब वहाँ से इमरजेंसी लॉन्च करके निकल जाते हैं। वहीं नासा के डायरेक्टर टेरी सैंडर्स प्रेस को संबोधित करते हुए इस घटना की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि मार्क अब जिंदा नहीं रहे और बाकी टीम मेंबर्स धरती की तरफ वापस आ रहे हैं। अगले दिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है, तब मार्क को होश आ जाता है, मतलब वो अब भी जिंदा है। फॉर्चुनेटली जो टुकड़ा मार्क से टकराया था, उसका एक रॉड टूटकर मार्क के पेट में घुस गया था, जिसकी वजह से हवा का दबाव उनकी सूट में बना रहा और वो बच गए। बड़ी मुश्किल से उठकर मार्क किसी भी तरह अपने टेम्परेरी चेम्बर यानी कि हैब में चले जाते हैं, जो सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए मार्स पर एक शेल्टर का काम करता है। मार्क अपने पेट से उस रॉड को निकालते हैं और अपने जख्म पर स्टेपलर से टाँके लगा देते हैं। स्टेबल होने के बाद मार्क एक वीडियो लॉग बनाना शुरू करते हैं। वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है मार्स पे सर्वाइव करने के लिए। वो मुश्किल से कुछ ही दिन जिंदा रह सकते हैं। नासा में कम्युनिकेट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स थे, तूफान की वजह से सारे नष्ट हो चुके थे। खाने पीने की कुछ चीज़ें थीं जो अगले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती। ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। नासा का अगला मार्स मिशन 4 साल बाद होगा, जिसका मतलब है मार्क को अपने आप को कैसे भी 4 साल जिंदा रखना होगा, जिसके लिए उन्हें खाना चाहिए जो उनके पास नहीं था। वही सोचकर मार्क अपने खाने का स्टॉक चेक करते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं कि उनके पास कितने दिनों का खाना है। बाकी 5 टीम मेंबर्स का खाना भी बचा हुआ था, तो उसके हिसाब से मार्क के पास कम से कम 300 से 400 दिनों तक का खाना होता है। लेकिन अब भी परेशानी थी कि वो इतने दिनों तक का खाना कैसे चला पाएंगे। थोड़ा सोच विचार करने के बाद मार्क खुद से खेती करने का निर्णय लेते हैं। मार्क की खुशकिस्मती है कि वो एक बॉटनिस्ट भी हैं। अब सवाल था कि खेती करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मार्स पर नहीं था। मार्क जानते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जाए। वो हैब के एक सेक्शन में ढेर सारी मिट्टी जमा करते हैं। अब आती है खाद और पानी डालने की बारी। मार्क अपने फीसिस यानी कि मल को जमा कर लेते हैं, जो कि एक खाद का काम करेगी। अब आती है पानी की बारी, जो मार्स पर बिल्कुल नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि मार्क को पता था पानी कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर उसे जला देने से पानी बनता है। मार्क के पास सारे साधन होते हैं, पर जब पहली बार मार्क हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाते हैं, तब एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करते जो उनकी सांसों से बाहर आ रहा होता है। लेकिन दूसरी बार ठीक उसी तरह से सावधानी बरतते हुए जब मार्क पानी बनाने की कोशिश करते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। कोई ब्लास्ट भी नहीं होता है। कुछ ही समय बाद
वाष्पीकरण होने लगता है, यानी कि भाप बनने लगता है और अब पानी की छोटी छोटी बूंदें बनने लगती है। 54 दिन हो गए थे। एक छोटा सा पौधा अंकुरित हो चुका था। मार्क बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर उनकी मेहनत सफल हो गई। वहीं दूसरी तरफ नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स मार्क को मृत घोषित करके उसका फ्यूनरल कर देते हैं। अब आगे विंसेंट कपूर, जो एरिस 3 मार्स मिशन के डायरेक्टर होते हैं, वो मिंडी पार्क को मार्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स भेजते हैं। वहाँ के कुछ सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद तुरंत ही मिंडी विंसेंट को फ़ोन करती हैं और अपने सारे सीनियर्स को भी बुला लेती हैं। इमेजेस में ये क्लियर था कि कुछ इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए गए थे। उसमें से कुछ सोलर पैनल्स थे और एक रोवर भी था। वो सब समझ जाते हैं कि मार्क अब भी जिंदा है। टीम के सभी लोग डिस्कस करते हैं। तब टेडी कहते हैं मार्क तक जब तक हम पहुंच पाएंगे तब तक वो भूख से ही मर जाएगा। धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए कई महीने लग जाते हैं और एरिस 3 के बाकी टीम मेंबर्स को मार्क के जिंदा होने की खबर देने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान भटक सकता है और उन्हें अब भी 10 महीने थे धरती पर वापस आने के लिए। और अब नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है मार्क के जिंदा होने की खबर मीडिया में फैलाने के लिए। 70 दिन हो चुके थे। मार्क हिसाब लगाते हैं नासा का अगला मिशन जो मार्स पर होगा वो 4 साल बाद होगा, वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर। उन्हें यहाँ से वहाँ तक का सफ़र पूरा करने के लिए कम से कम 50 दिन लग जाएंगे। मार्क जानते हैं जो उनके पास रोवर है वो एक बार में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि उसके बाद उसके सोलर पैनल्स को चार्ज करना होगा, जिसकी वजह से ये रोवर चलता है। वहीं अब नासा में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है JPL यानी कि जेट प्रपल्शन लैबोरेटरी के डायरेक्टर ब्रूस के साथ। नासा उन पे प्रेशर डालते हैं कि 3 महीनों में पेलोड तैयार कर दिया जाए जो मार्क तक खाना ले जाएगा। और अब 79 दिन हो चुके हैं। मार्क ने जो आलू के फसल की खेती की थी उसके पूरे 48 दिन हो गए हैं और पूरे 400 पौधे उग गए थे। मार्क छोटे वाले आलूओं को दोबारा बो देते हैं और बड़े वाले को अपने खाने के लिए जमा कर लेते हैं। मार्क के पास अब भी नासा से कम्युनिकेट करने के लिए कोई जरिया नहीं था। मैप में देखने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है और वो अपना रोवर लेकर एक पाथफाइंडर को ढूंढने चले जाते हैं। वहीं नासा मार्क के मूवमेंट्स पर नज़र रखे हुए है सैटेलाइट के जरिए और उन्हें ये पता चल जाता है कि वो पाथफाइंडर ढूंढने जा रहे हैं। और उसी बीच विंसेंट कपूर कैलिफोर्निया जाते हैं 1997 के पाथफाइंडर पे काम करने वाली टीम से मिलने के लिए, ताकि वो मार्क से बात कर सकें। कुछ देर ढूंढने के बाद मार्क को पाथफाइंडर मिल जाता है जो 1997 में मार्स पर भेजा गया था। सिस्टम पुराना होने के कारण वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। कुछ देर उस पर काम करने के बाद मार्क उसे ठीक कर लेते हैं। ये पाथफाइंडर धरती पर सिर्फ इमेजेस भेज सकता है, इसलिए मार्क बोर्ड पर सेंटर में लिखते हैं कि आपको मेरे सिग्नल्स मिले। लेफ्ट बोर्ड में लिखा होता है यस और राइट में नो। नीचे से वो कैमरा को यस की तरफ मूव कर देते हैं और अब मार्क बहुत खुश होते हैं। नासा मार्क को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं रोवर को हैक करने के लिए, जो पाथफाइंडर से कनेक्ट हो जाता है और अब प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बात होने लगती है। नासा अब निर्णय लेते हैं और बाकी टीम मेंबर्स को मार्क के जिंदा होने की खबर दे देते हैं, जिसे सुनकर वो शॉक होते हैं और खुश भी। उधर विंसेंट कपूर और ब्रूस एक स्पेस प्रोब बनाने की तैयारी करते हैं जो मार्क तक खाना ले जाएगा और उसे बनाने में 3 महीने लगने वाले थे। सब कुछ ठीक रहा, प्लान के अनुसार रहा तो 868 दिन लगेंगे और कुछ भी गड़बड़ हुई तो मार्क की जान भी जा सकती थी। उधर मार्स पर हैब में कुछ माल फंक्शन की वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जहां पर मार्क ने आलू की खेती की थी और सारी फसलें खराब हो जाती है और अब मार्क दोबारा खेती नहीं कर सकते, क्योंकि वातावरण जो मार्क ने बनाया था खेती के लिए वो सारा नष्ट हो चुका था। अब मार्क रोवर में आ जाते हैं और अपने टीम से टेक्स्ट मैसेज द्वारा बात करते हैं। फिर वो हिसाब लगाते हैं कि उनके पास अब ज़्यादा आलू नहीं बचा था खाकर जिंदा रहने के लिए। नासा को इस बारे में जानकारी मिलती है और वो मार्क से कहते हैं जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाते हैं, अब वही एक बार का खाना 3 दिन तक चलाने के लिए, ताकि वो जिंदा बच सके। अब नासा
टेडी सैंडर्स के ऑर्डर पर टाइम बचाने के लिए बिना सेफ्टी चेक किए स्पेस प्रोब को लॉन्च कर देते हैं, जो मार्क के लिए खाना और ज़रूरत का सामान लेकर जाने वाला था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। अब मार्क को पता चल जाता है कि लॉन्च फेल हो गया और वो टूट जाते हैं। फिर अपने टीम की कमांडर लुइस को मैसेज करते हैं कि मेरे माता पिता तक एक संदेश ज़रूर पहुंचाना, जो हमारी मार्स मिशन के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे, और कहना मैंने हार नहीं माना, मुझे अपना काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक मकसद होगा जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। वहीं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले टीवी ब्रॉडकास्ट देखकर नासा को मदद करने का ऑफर करते हैं, और नासा अब 28 दिनों में स्पेस प्रोब दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके पास चाइना का एक बूस्टर रॉकेट है जो समय से पहले मार्क तक खाना पहुंचा सकेगा। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें JPL का एक एस्ट्रोडायनामिस्ट रिच पर्नेल भी होता है। वो उन सबको बताता है कि हम उस रॉकेट को मार्स पर ना भेजकर हर्मिस पे भेजेंगे, जिसमें बाकी टीम मेंबर्स हैं अंतरिक्ष में। जब वो धरती के ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से हर्मिस पर सारा सामान पहुँचा देंगे और वो धरती का चक्कर लगाकर ग्रेविटी को इस्तेमाल करके दोबारा मार्स की तरफ चला जाएगा। रिच कहते हैं हर्मिस दोबारा मार्स पर नहीं उतरेगा। अगर ऐसा हुआ तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो वापस नहीं आ पाएंगे। इसलिए मार्क को MAV के ज़रिए मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा, और ये MAV पहले से ही एरिस 4 मिशन के लोकेशन पे है। लेकिन अब सब परेशान हो जाते हैं। एक तरफ मार्क थे जिनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, और दूसरी तरफ टीम मेंबर्स जिनकी जान खतरे में पड़ने वाली थी, क्योंकि ऐसा करने से उनके मिशन में 533 दिन और बढ़ने वाले थे। तो टेडी सैंडर्स उनकी जान जोखिम में ना डालते हुए ये आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं, पर रिच पर्नेल अब सीक्रेटली बाकी 5 टीम मेंबर्स तक अपना प्लान पहुंचा देता है। अब सारे क्रू मेंबर्स आपस में बात करते हैं और नासा के परमिशन के बिना मार्क को वापस लाने का फैसला करते हैं। उन्हें पता है कि ऐसा करने से वो अपनी नौकरी से निकाले जा सकते हैं, पर फिर भी वो मार्क को वापस लाने का प्लान बनाते हैं, और जोहानसन हर्मिस के कंप्यूटर को हैक करके रास्ता बदल देती हैं। इसकी खबर नासा तक पहुंच जाती है और वो भी उनका साथ देते हैं। 219 दिन हो चुके थे। अब मार्क एरिस 4 के साइट तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं और अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी बीच रॉकेट यांगशेंग को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है, और अब 7 महीने गुजर चुके थे और दिन था 461वां। मार्क बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उनका वज़न भी बहुत कम हो गया था। अब वो एरिस 3 की साइट छोड़कर अपने ज़रूरत का सारा सामान लेकर एरिस 4 के साइट जाने के लिए निकल चुके थे। एरिस 4 की साइट तक जाने के लिए उनका मकसद था कि वो MAV तक पहुंच जाएं, जिसका इस्तेमाल वो मार्स के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए करने वाले थे। मार्क अपने 50 दिन के सफ़र के दौरान 4 घंटे ड्राइव करते और 13 घंटे रोवर के सोलार पैनल को चार्ज करते, और वो इसी स्केड्यूल के साथ आगे बढ़ रहे थे। पर अब दिक्कत ये होता है, जिस MAV से मार्क को मार्स के ऑर्बिट की तरफ जाना था, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और उसे हर्मिस तक पहुंचने के लिए बहुत स्पीड की ज़रूरत थी, और इसलिए नासा के इंस्ट्रक्शंस पर मार्क कुछ एक्स्ट्रा और भारी सामान MAV से बाहर फेंक देते हैं ताकि वो उसकी स्पीड मेंटेन कर सकें। अब पूरी दुनिया की नज़र मार्क के रेस्क्यू मिशन पर होती है। अब मार्क MAV में बैठकर टेक ऑफ करते हैं अंतरिक्ष की तरफ, और वो पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष में। उनके साथ ही मार्क के साथ रेडियो द्वारा बात करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ज़्यादा दबाव होने के कारण मार्क बेहोश हो जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद उन्हें होश भी आ जाता है। पर अब बारी आती है मेन दिक्कत की। मार्क के MAV की इतनी स्पीड नहीं बनती जितनी होनी चाहिए। हर्मिस में बाकी टीम मेंबर्स को ये पता चल जाता है और वो डिस्कस करते हैं। कुछ ही देर बाद इसका हल निकाल लिया जाता है। वो एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करके हर्मिस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन वो अब भी मार्क के नज़दीक नहीं पहुंच पाते। अब दूसरा प्लान बनाते हैं और बॉम्ब से फ्रंट हेज को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है
और वो मार्क के पास आ जाते हैं। अब कमांडर लुइस खुद एक रस्सी से बंधे हुए फ्लाइंग चेयर से लटक जाती हैं, पर अब भी मार्क दूर होते हैं और रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मार्क एक आइडिया लगाते हैं और वो अपने स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद कर देते हैं और बिल्कुल आयरन मैन की तरह उड़ते हुए बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़ लेते हैं और अब फाइनली मार्क की जान बच जाती है। सारे क्रू मेंबर्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और नासा तक ये बात पहुंचा दी जाती है। पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब धरती पे आने के 1 साल बाद मार्क नए एस्ट्रोनॉट्स के सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आखिर में मूवी के क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं सारे क्रू मेंबर्स को जो अपनी नॉर्मल लाइफ में सेट हो चुके हैं और टीवी पे एरिस 5 मिशन लॉन्च का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, जिसका कमांडर अब मार्टिनेज होता है, जो सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये कहानी एक नॉवेल द मार्शियन पे बेस्ड है, जिसे लिखा था एंडी वेयर ने 2011 में। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इसी तरह की और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना है तो मुझे मूवीज़ के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।